नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लेक्चर नंबर 9 की चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 9 जो है वो जस्ट उसके आगे ही है, यानी कंटिन्यू है। नोट्स आप बढ़ाते रहें साथ साथ। और लेक्चर नंबर 10 और हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी जो पहली यूनिट है क्वांटम फिजिक्स की, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको सिलेबस भी बताया था, सिलेबस की वीडियो मैंने डाली थी कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू आपका जो नोट्स है वो चलते रहेंगे, कंटिन्यू टॉपिक मैं आपको करवाता रहूँगा। तो यहाँ पर है आपका बोर सिद्धांत की क्वांटम परिकल्पना क्या है। नील्स बोर जो थे, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, उसके जो आकार प्रकार के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताया था, ये बातें आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ते हैं 11th क्लास में। नॉर्मल ये चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही बातें हैं। बस हमें यहाँ पर ये बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर ये बोर परिकल्पना जो थी, क्वांटम परिकल्पना जो थी, उसका क्या योगदान था और उससे क्या क्या बातें उन्हें पता लगी। तो इसके अंदर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी बोर की जो द्वितीय परिकल्पना होती है, कोणीय संवेग वाली। वो बोर की 3 परिकल्पनाएं होती हैं। पहले जो अभिकेंद्रीय बल है वो उन्हें विद्युत बल से मिलता है। दूसरा ये अपना कोणीय संवेग है, वह 2.2 का पूर्ण गुणज होता है। और तीसरा जो है उसका एनर्जी वाला होता है, एक्साइटेड एनर्जी और ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अब किस प्रकार से जाता है, कितनी ऊर्जा वो को ग्रहण करता है। ये क्वांटम परिकल्पना है, यानी E बराबर h न्यू ऊर्जा वो लेता है और ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये 3 उसकी कल्पनाएं थी। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR, कोणीय संवेग को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी J से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, h/2π का पूर्ण गुणज हो। ये उनकी द्वितीय परिकल्पना है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए, यानी जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज हो। h है वो प्लांक कांस्टेंट, आप जानते हैं। क्वांटम परिकल्पना है तो क्वांटम परिकल्पना सबसे पहले प्लांक ने बताई थी, मैक्स प्लांक ने, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास गणितीय रूप क्या आ जाएगा, MVR बराबर NH/2π। यहाँ पर n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चलती रहेगी क्रमांक के साथ। आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या अनुप्रयोग थे। यही अपना मुख्य टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु में। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की जब बात आ जाएगी तो इसका परमाणु क्रमांक Z जो है वो हम 1 यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये Z बराबर वैल्यू जो है वो सबसे लास्ट में हम पुट करेंगे। उससे पहले हमें डेरिवेशन करना है। तो हम जो इसका आवेश लूंगा मैं विद्युत बल बताने के लिए कूलाम नियम से, तो परमाणु हाइड्रोजन के लिए जैसे मैं ZE लेता हूं और इलेक्ट्रॉन का E हो जाएगा, और Z की वैल्यू जो है वो लास्ट में मैं रखूंगा। एक बार हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे तो आवेश हमें जो है ZE लेके चलना होगा। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर Nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किसी Nवीं कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो बोर की प्रथम परिकल्पना क्या होती है कि ये जो चक्कर लगा रहा है, इसको चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत बल से मिलता है, कूलाम बल से मिलता है। तो mv_r, यानी nवीं कक्षा की बात हो रही है, अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है। तो nवीं कक्षा की बात हो रही है तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में mvn²/rn हो जाएगा आपका, बराबर। यहाँ पर देखें जो आपका कूलाम नियम से विद्युत बल होता है K(Q1Q2)/r² होता है। तो K यहाँ पे कूलाम कांस्टेंट है, Q1 की यानी जगह मैंने परमाणु क्रमांक ले लिया ZE और Q2 की जगह ले लिया इलेक्ट्रॉन का E, तो ये हो गया ZE²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KZE²/rn²। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब हम करें बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या होती है। अभी जो हमने पढ़ा था MVnRn बराबर NH/2π, इक्वेशन नंबर 2, n बराबर 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। बस ये 2 परिकल्पना लिखने के बाद अपने क्या करना है, जो समीकरण नंबर 2 है उसका हमें वर्ग करना है और उसमें समीकरण 1 का भाग देना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। समीकरण 2 के वर्ग में समीकरण 1 का भाग दीजिए आप। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो m² Vn² Rn², ये इसका वर्ग हो गया।
और लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, इसका भाग देना है mvn² बटे rn। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये m, देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, व्हाइट रन लगाया हुआ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको। mvn² तो नीचे आ जाएगा, rn जो है वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरी साइड में देखें तो n² h² बटे 4π² हो जाएगा। इनटू में ये जो भाग दूंगा तो ये पलट जाएगा, rn² ऊपर चला जाएगा, kz² ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हम पहले त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी जो rn की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि m² से एक m यहाँ से चला जाएगा, vn² से vn चला जाएगा, यहाँ से इस साइड से rn² है, ये rn² यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ rn बचेगा। तो rn बराबर ये n² h² बटे 4π², एक m जो यहाँ से बच गया वो इसके नीचे लग जाएगा, kz² ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लेते हैं। इसके अंदर h प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, 4π² हो गया, m हो गया, k हो गया और आपका E हो गया, ये सभी चीजें कांस्टेंट होगी। चेंज होने वाला कौन सा, Z परमाणु क्रमांक, और ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या या यहाँ पर कक्षा क्रमांक आप इसे बोल सकते हैं। तो इनको मैंने अलग कर लिया और n² बटे Z मैंने यहाँ पर अलग इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया ताकि हम इससे संबंध दिखा सकें। फिर Rn बराबर क्या आएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यू पुट करके तो वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर इंटू n² बटे Z। तो अगर आप इसे पिकोमीटर में चेंज करना चाहते हैं यानी सिंपल लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हमें पिकोमीटर में 10⁻12 होते हैं, तो पॉइंट हम इसको चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 53 पिकोमीटर n² बटे Z। तो ये आ जाएगी Rn की वैल्यू। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या करें, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए, अब बात हमने हाइड्रोजन परमाणु की यहाँ पे की तो परमाणु क्रमांक Z बराबर हो गया 1 और प्रथम कक्षा के लिए n बराबर हो गया 1। तो ये जो वैल्यू आएगी R1 तो इसे कहते हैं बोर त्रिज्या, जिसे A0 से भी डिनोट किया जाता है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, ये आपको याद रखनी है फॉर कंपटीशन कि A0 या R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम या 53 पिकोमीटर, ये इक्वेशन नंबर होगी 5। तो ये जो बोर त्रिज्या है, प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो 0.529 आती है। अब इसके अंदर कुछ रिलेशन हम बताते हैं कि यदि Z, यहाँ पर Z है, यदि Z कांस्टेंट हो, Z कांस्टेंट का मतलब अगर सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की ही बात करें तो जो Rn है वो n के साथ कैसा संबंध रखता है, समानुपाती होता है n² के। यहाँ से आप देख सकते हैं Rn समानुपाती n², अगर Z कांस्टेंट रहे तब, यानी कि अगर कक्षा का क्रमांक बढ़ता है तो त्रिज्या किस अनुपात में बढ़ेगी, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती है। जैसे n बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो दूसरी कक्षा के लिए हो जाएगा, तो दूसरी कक्षा के लिए R2 बराबर क्या आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो R2 बराबर इधर n² था तो n² यानी कितना हो जाएगा 4 और R1² हो जाएगा यानी पहले का 4 गुना। n बराबर 3 लेंगे तो 9 यानी पहले की 9 गुना हो जाएगी। यानी जो अनुपात है कक्षाओं की त्रिज्याओं का वो 1:4:9 के रूप में आएगा। इस प्रकार से जो त्रिज्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी इस अनुपात के हिसाब से, कब, जब आप Z को कांस्टेंट लेते हैं। यदि आपका कक्षा क्रमांक बढ़ाने पर कक्षाओं का अंतराल बढ़ता है, ये हमें इस बात से पता लगेगा। यदि n कांस्टेंट हो, यदि कक्षा का क्रमांक वही रहे तो जो त्रिज्या है वो परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला अब ये कह रहा है कि यदि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो त्रिज्या है वो घट जाएगी। तो ये आ गया त्रिज्या के बारे में। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग कितना आता है। क्वांटम परिकल्पनाओं से जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका कक्षीय वेग क्या होगा। तो nवीं कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वही अपने 2 परिकल्पनाएं लेनी और कुछ नहीं करना, उसी से अपने को डिवाइड करना है और वैल्यूज ज्ञात करनी है। अब हमें वेग ज्ञात करना है तो हमें Vn की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो फर्स्ट परिकल्पना से क्या होगा, mvn² बटे Rn बराबर kz² बटे Rn², इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। सेकंड परिकल्पना mvn Rn बराबर nh/2 पाई, इक्वेशन नंबर होगी 2।
n बराबर 1 2 3 4 ये वैल्यूज इसमें आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग देना है। समीकरण 1 में 2 का भाग देना है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 2 की वर्ग में 1 का भाग दिया था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट कोई वर्ग नहीं करना, डायरेक्ट 1 में 2 का भाग देना है। तो 1 में 2 का जब भाग हम देंगे तो क्या आएगा, mvn² बटे rn, और ये पलट जाएगा भाग देने पे, यानी 1 बटा mvn rn हो जाएगा बराबर kz² अपॉन rn², और ये पलट जाएगा 2 पाई अपॉन nh यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पर rn है, यहाँ पर rn² हो जाएगा, ये इस rn² से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर m है, ये इससे चला जाएगा, यहाँ पर एक vn है, यहाँ पर एक vn है, उस ऊपर स्क्वायर है, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी इधर चीजें जो है वो rn² इधर से कटी जाएगा, ये बच जाएंगी अपने पास। तो हमारे पास vn बराबर क्या आएगा, 2 पाई kz² बटे nh, ये rn है वो तो इससे कट ही चुका है। तो यहाँ से vn बराबर क्या आएगा, अब इसमें भी वही तरीका करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, और जिससे संबंध दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, उसको अलग कर लो। तो संबंध अपने तो z बटे n से दिखाना है, परमाणु क्रमांक और जो कक्षा क्रमांक उसके साथ, तो 2 पाई kz² अपॉन h अलग कर लिया। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, vn बराबर z बटे n इंटू, इसको जब सोल्व करेंगे, यानी k की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। तो ये सभी रखेंगे तो हमारे पास 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड आता है vn की वैल्यू। अब ये तो एक फॉर्मूला आ गया, व्यापक फॉर्म आप इसे कह सकते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग रखेंगे, कक्षा क्रमांक रखेंगे, उस हिसाब से कक्षीय वेग हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें करना है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, हाइड्रोजन की, यानी z बराबर 1, और प्रथम कक्षा यानी n बराबर 1। तो z बराबर 1 और n बराबर 1 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, v1 की वैल्यू मिलेगी 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतना जो कक्षीय वेग है हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का होगा। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v1 बराबर c बटे 137 मीटर पर सेकेंड। अब c यह प्रकाश का वेग है, यानी 3 गुणा 10 की पावर 8 में आप भाग देंगे 137 का, तो आपको यही वैल्यू मिलती है। यानी ये बिना पॉइंट के लिए आसान वैल्यू है, कंपटीशन के लिए इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर आप पॉइंट को नोट करें। फिर इसमें हम संबंध दिखाते हैं कि यदि z कांस्टेंट हो, यदि परमाणु क्रमांक कांस्टेंट हो, तो जो vn है वो कक्षा क्रमांक के साथ कैसा संबंध रखता है, 1 बटा n, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है कक्षा क्रमांक के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग है वो प्रथम कक्षा में ज़्यादा होगा, उसके आगे कक्षाओं में कम होगा, उसके आगे कक्षा में कम होता जाएगा, और किस अनुपात में कम होता जाएगा, 6:3:2, इस अनुपात से ये कम होता जाता है, ये इनका संबंध है। और यदि n कांस्टेंट हो, यदि कक्षा क्रमांक कांस्टेंट हो, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से कक्षीय वेग किस अनुपात में बढ़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग vn समानुपाती z। कक्षा क्रमांक अगर कांस्टेंट रहे तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने से कक्षीय वेग है उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास हमने 2 पॉइंट्स इसके अंदर पढ़े, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु में किस प्रकार से होती है, बोर सिद्धांत की क्वांटम परिकल्पना से। ये लेक्चर नंबर 9 था। लेक्चर नंबर 10 के अंदर इसकी हम जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बोर सिद्धांत की कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस यूनिट को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट है बीएससी बीएड की क्वांटम फिजिक्स की, वो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखकर आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि सभी अपने नोट्स बना सकें और आने वाले समय में उसका सही उपयोग कर सकें। धन्यवाद।